अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने कल अपनी रिवीजन सेशन का पहला हमने जो हमारा क्लास थी उस पर हमने बात की और उसमें हमने एग्जाम टेक्निक्स, रिवीजन टेक्निक्स को डिस्कस किया प्राइमरली। और कॉन्सेप्ट के लिहाज से हमने सिर्फ रॉ मटेरियल की जो वेस्टेज है उसका इम्पैक्ट हमारी कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पे क्या आता है उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है जी, तो एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमारा आज का एजेंडा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 7 है, उसका रिव्यू है। हम कोशिश करेंगे उन चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स, उनको रिकैप लें और उन पे अगर आपके जहन में कोई इश्यूज़ हैं, आपने कोई सवाल पास पेपर्स में देखे हुए हैं, उनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो उनको लेके हम उन मामलात को डिस्कस करें। एक हमारे पास लेबर की एफिशिएंसी से चेंज होने से लेबर कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो भी एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं, लेकिन उसको मैं मैं फ़िलहाल होल्ड कर रहा हूं। अगर मैं क्लास के एंड पे टाइम मिला तो हम इसको कवर कर लेंगे। अदरवाइज ये हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, जो परसों 2 दिन हमारे आएंगे, कल हमारा टेस्ट डे है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो 2 दिन आएंगे वो दिन हमारे लेबर एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हैं। हमारा अगला टेस्ट जो आ रहा है वो लेबर एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है। तो हम इसका आज अगर हम कर सके लेबर की तो एडजस्टमेंट्स आज देख लेंगे, नहीं तो हम जब परसों मिलेंगे लेबर और इन्वेंट्री वैल्यूएशन की डिस्कशन के लिए, थर्सडे फ्राइडे को जब हमारी मीटिंग होगी, हम उसके स्टार्ट में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये लेबर की एक्टिविटीज़ को स्किप करते हुए मैं कॉस्ट जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर था हम उस पर आते हैं। और उसमें हमने बेसिकली पढ़ा क्या था, इस पूरे चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी जी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। और मैंने आपको शायद उस वक्त बताया था कि ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक टेक्निक है, दैट वाज हाइलो। बाकी अदरवाइज ये अल्फ़ाबेट्स हैं हमारी, जिसकी हमारी जो कॉस्ट काउंटिंग की लैंग्वेज है वो इन टर्म्स का बगैर हमें समझ नहीं आ सकती। हमने क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाय नेचर, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, ये हमने टर्म्स पढ़ी थी। और न्यूमेरिकली हमने डिस्कस किया था कि भाई हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हाइलो मेथड की मदद से कैसे वेरिएबल और फिक्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ये वेरिएबल और फिक्स में स्प्लिट करना हमारे लिए, हमारे डिसीजन मेकिंग टॉपिक में हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें सीवीपी एनालिसिस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भी हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे बेस होती है, जिसमें हमें फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट लहदा चाहिए। और जो सीवीपी एनालिसिस है वो भी हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे बेस होता है, जिसमें फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट लहदा चाहिए। तो इसलिए हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट शामिल होते हैं, उसको कैसे अलहदा किया जाता है, वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। और इसके रेफरेंस से सिग्निफिकेंस देखूं तो हमने जो बात डिस्कस की थी कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना सीख रहे हैं। और जब भी हम कॉस्ट पर यूनिट कहते हैं तो इट मींस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑनली। जब भी कॉस्ट पर यूनिट की बात की जाती है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पर यूनिट से मुराद सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ली जाती है। ठीक है जी, आपने ध्यान में रखना है। और फिर हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था। अगेन लैंग्वेज है, हमें कोई लिखने को डेफिनेशन तो आनी नहीं है, हमें सिर्फ जो इसमें यहाँ इसके रेफरेंस से याद रखना था कि डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा, एक्सपेंसेस भी होंगे। इनके कलेक्टिवली इसको क्या कहा जाता है? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी ऐसा ही है, मटेरियल भी हैं, लेबर भी है, ओवरहेड के इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हैं, उनको कलेक्टिवली कहा जाता है ओवरहेड्स। ठीक है जी, ये हमारी प्राइम कॉस्ट है और ये हमारे ओवरहेड्स हैं। और ओवरहेड्स में प्रोडक्शन भी आ जाते हैं, नॉन प्रोडक्शन भी आ जाते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन होती है। और डायरेक्ट कॉस्ट फिक्स होती है या वेरिएबल होती है? ओनली वेरिएबल। डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन भी होती है, नॉन प्रोडक्शन भी होती है। डायरेक्ट कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है? नो, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन ही ये है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। वो डेफिनेशन शुरू यहां से होती है, इट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड विद एक्यूरेसी टू अ कॉस्ट यूनिट। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों है। ठीक है जी, इसको प्राइम कॉस्ट और इसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। ये हमारी कहानी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन थी। मेन जैसे मैंने कहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कस होने वाली बात है वो हाइलो मेथड है, तो हम हाइलो मेथड पे ही बात करेंगे इस चैप्टर की रिवीजन के रेफरेंस से। हाइलो मेथड में हमने जो ओरिजिनली उसके स्टेप्स पढ़े थे वो कुछ ऐसे थे।
हमें एग्जामिनेशन में एक डाटा दिया जाता है। जब भी हमें डाटा दिया जाए एग्जाम में, दो एक्टिविटी लेवल्स एंड देयर एसोसिएटेड कॉस्ट, किसी भी अंदाज में वो डाटा दिया जाए, हमें ये और ये दो लेवल दे दिए जाएं, हमें ये और ये दो लेवल दे दिए जाएं, कोई भी दो लेवल दे दिए जाएं, एग्जामिनेशन में दो एक्टिविटी लेवल्स और उनकी एसोसिएटेड कॉस्ट हमें दे दी जाएं, दिस इज एन इंडिकेशन, ये आपके लिए हिंट है कि हाइलो मेथड लगाओ, क्योंकि दो लेवल्स पे कॉस्ट फर्क है, लेवल बदलने से कॉस्ट बदल रही है, इसका मतलब इसमें वेरिएबल कॉस्ट कुछ ना कुछ शामिल है। और जब दो लेवल पे डाटा दिया जाता है तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन है, इंस्ट्रक्शन है, इम्प्लिसिट, खुली हुई इंस्ट्रक्शन नहीं, छुपी हुई इंस्ट्रक्शन है कि आपने इसमें से फिक्स और वेरिएबल को अलग-अलग करना है। इसमें वेरिएबल तो आपको जरूर नजर आ रही है कि एक्टिविटी बढ़ने से कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन शायद इसमें कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट भी होगा। ये क्लियर कट आपको यहां से इंस्ट्रक्शन यहां से मिलती है। हाइलो मेथड, हमें किसी भी सवाल में इस तरह डाटा दिया जाए, हमने डिसीजन मेकिंग में भी ऐसे सवाल पढ़े हैं, हमने सीवीपी एनालिसिस में भी ऐसे सवाल किए हैं जिनमें हाइलो मेथड अप्लाई हुआ, बल्कि आखिर में हम जो एक सीवीपी एनालिसिस का सवाल कर रहे थे रीसेंट किसी अटेम्प्ट का, उसमें लगभग इसी लेवल का हमारा सीवीपी एनालिसिस हाइलो मेथड लगा था, जिस लेवल की हम ये इलस्ट्रेशन करने लगे हैं, जो कि हमने चैप्टर के शुरू में भी की थी सेशन के स्टार्ट में। आज मैं उसकी रिवीजन में आपको दोबारा वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम लेवल एप्लीकेशन हमें एग्जाम में अभी एक आध अटेम्प्ट पहले आई। हाइलो मेथड हम पढ़ते हुए हमने, अगर तो हमें दो ही लेवल गिवन है तो फिर हमें चूज नहीं करना, वही दोनों हमारी सिलेक्शन में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं दो से ज्यादा लेवल्स गिवन है तो फिर हमारी पहली गाइडलाइन है हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लीजिए। आई रिपीट, अगर लेवल ही दो है तो फिर जो दो अवेलेबल है दोनों चूज कर लोगे, लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो गाइडलाइन है हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी चूज करो। एक्टिविटी चूज करनी है अलॉन्ग विद देयर एसोसिएटेड कॉस्ट, उनकी कॉस्ट कितनी है। फिर इस डाटा से आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, विच इज डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट, इन दोनों के कॉस्ट का फर्क लो और डिवाइड कर दो उसको डिफरेंस इन टोटल यूनिट से, तो वहां से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। और जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाए फिर आप फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे, इन दोनों में से किसी भी लेवल की फिक्स कॉस्ट लेके उसमें से उनकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टोटल कॉस्ट 1 मिलियन है और वेरिएबल कॉस्ट आपने यहां से निकाली है लेट्स अज्यूम 10 रुपए, तो भाई ये 10 मिलियन जो कॉस्ट है, अगर ये 50,000 यूनिट्स की है तो 50,000 यूनिट्स इंटू 10, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो बाकी फिक्स कॉस्ट बच जाएगी 5 लाख। अच्छा, ये हमारी एक बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइलो मेथड है। लेकिन इसमें जब हम ये दो लेवल सिलेक्ट करते हैं तो इन दो लेवल की सिलेक्शन में देयर आर 2 बेसिक अजम्पशन। वो बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, याद है किसी को? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होनी चाहिए और टोटल फिक्स कॉस्ट भी सेम होनी चाहिए। ये बेसिक दो अजम्पशन है कि आप जो दो लेवल सेलेक्ट करो उन दोनों के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज ना हो और उन दोनों के दरमियान फिक्स कॉस्ट भी चेंज ना हो। अगर वो चेंज हो रही है तो फिर हमें हाइलो मेथड का मैकेनिज्म थोड़ा बदलना पड़ता है। उसके लिए मैं एक रिवीजन के लिए एक एक्टिविटी, जो मैंने बिल्कुल सेम हमने क्वेश्चन में, एक पास पेपर क्वेश्चन में भी देखा था, वही एक्टिविटी हम यहां पे जरा देखते हैं दोबारा। हमसे यहां पे रिक्वायर्ड है कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी रिक्वायरमेंट है एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 16,000 यूनिट। 16,000 यूनिट बनाने हैं तो उनकी कॉस्ट बताइए क्या होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टोटल कॉस्ट हमने बतानी है जिसमें वेरिएबल फिक्स दोनों आएंगे। जी बेटा, बेटा ये आपने इसका मामला हल करवाना है आज, ठीक है? अच्छा जी, हमें कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग 20x4 एट वेरियस आउटपुट लेवल इज एज अंडर। हमें 10,000, 8,000, 12,000, 15,000, 11,000 यूनिट्स और उनकी रिलेटेड कॉस्ट गिवन है।
अगर हम निचला डाटा इग्नोर करते तो हाइलो मेथड अप्लाई करने के लिए हमने कौन से दो लेवल सेलेक्ट करने थे? 8,000 और 15,000। अगर हम निचली इंफॉर्मेशन इग्नोर करें तो हमें हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी एंड देयर एसोसिएटेड कॉस्ट ये लेकर चलना था। लेकिन जब हम नीचे नोट पढ़ते हैं तो में बताया गया है कि देयर इज 10% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन रीचेज 13,000। मतलब हम 8 और 12 ये जो दो 8 और 15 ये जो दो लेवल ले रहे हैं, इनके बीच में एक 13,000 की फिगर भी कहीं प्रोडक्शन की आएगी। और जब प्रोडक्शन 13,000 से ऊपर जाती है फिक्स कॉस्ट में स्टेप आ जाता है। तो जनाब यहां पे फिक्स कॉस्ट का एक स्टेप है, यहां पे फिक्स कॉस्ट का स्टेप है कहीं 13,000 पे। इसका मतलब 8 और 15 के बीच में 13 है। 8 पे फिक्स कॉस्ट और 15 पे फिक्स कॉस्ट सेम नहीं है। हमने कहा था अजम्पशन है भाई जो दो लेवल उठाओ उनमें फिक्स कॉस्ट सेम होनी चाहिए, तो 8 और 15 में फिक्स कॉस्ट तो सेम नहीं है। चलें अगला नोट भी पढ़ लेते हैं। देयर इज 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन रीचेज 9,500। मतलब 8 से ऊपर प्रोडक्शन जाती है, कहीं 9,500 पे पहुंचती है तो वहां पे भी एक स्टेप आता है। 8 से ऊपर जाते हुए 9,500 पे भी एक स्टेप आ रहा है और वो वेरिएबल कॉस्ट का स्टेप है डाउनवर्ड। अब यहां पे देखिए हमने दो लेवल ले लिए, हमने से 8,000 ले लिया, हमने 15,000 ले लिया हाईएस्ट लोएस्ट, लेकिन एक मसला यहां पे आ गया और एक मसला यहां पे आ गया। इसका मतलब 9,500 और 13,000 ये दो लेवल हैं जिन पे चेंज आ रही है। तो हमें दो लेवल्स ऐसे लेने हैं जो शायद इन दोनों के कहीं दरमियान हो या इस रेंज से बाहर हो, या इधर हो या इधर हो या इधर हो। ठीक है जी, हमें ऐसे दो लेवल लेने हैं। हम जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर हाईएस्ट और लोएस्ट वाली कंडीशन खत्म हो जाती है। हाईएस्ट और लोएस्ट की कंडीशन तब है जब वेरिएशन कॉस्ट में ना हो, जब वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट है, फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट है। जब वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट में चेंज आ जाए तो हाईएस्ट और लोएस्ट वाली कंडीशन खत्म होगी। अब ऐसे दो लेवल लेने हैं जिनके दरमियान चेंज ना हो। अब हम वो दो लेवल चूज करने चलें अगर, तो एक ऑप्शन हो सकती है, एक ऑप्शन हो सकती है आप कौन सी भाई 10 और 12 ले लो। ठीक है, 10 और 12 के दरमियान नहीं है क्योंकि एक चेंज 9,500 पे है और एक चेंज 13,000 पे है। 10 और 12 के दरमियान कोई चेंज नहीं है। 10 और 12 आपके यहां पे फॉल कर रहे हैं। ये आपका 10 है और ये आपका 12 है, तो दिस कैन बी एन ऑप्शन। और इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन अगर देखा जाए 11 और 10 और 11 कह लो, 10 और 12 कह लो। तो यहां पे एक और सूल याद रखना, अगर आपके पास एक से ज्यादा हाईलो बन रहे हो तो आपने वो वाला हाईलो चूज करना है जिनके आपस में गैप ज्यादा से ज्यादा है। तो भाई 10 और 11 या 11 और 12 से बेहतर है 10 और 12, क्योंकि 10 और 11 में भी 1,000 का गैप है, 11 और 12 में भी 1,000 का गैप है। तो हमने इस कंडीशन को सामने रखते हुए हाईएस्ट और लोएस्ट ही लिया है। हम 10 और 11 नहीं ले रहे, हम 11 और 12 नहीं ले रहे। हमने इस कंडीशन को सामने रखते हुए हाईएस्ट और लोएस्ट ही लेने हैं कि भाई ये कंडीशन है, इसकी वजह से हमारी मूवमेंट लिमिट हो गई है, लेकिन इस मूवमेंट में भी हमने हाईएस्ट और लोएस्ट ही लेना है। तो हमने जनाब ये दो लेवल चूज करने हैं। हमने कहा जी हमारे हिसाब से जो अब इस कंडीशन को देखते हुए ये दो लेवल्स बनते हैं, इनको लेके हम हाई लो लगाएंगे। तो जनाब हाई लो लगाते हैं और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेजर कर लेते हैं। यहाँ से हम पहले 2.3 मिलियन कॉस्ट माइनस 1950,000 डिवाइडेड विद 12,000 माइनस 10,000 175 रुपीज़ पर यूनिट, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। और यहीं से हम अगर फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करें, फिक्स कॉस्ट के लिए हमने इन दोनों में से कोई एक कॉस्ट उठा लेनी है, कोई एक कॉस्ट। लेट्स अज्यूम मैंने ये कॉस्ट उठा ली, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैंने उठाई टोटल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स की और इसमें से मैं लेस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स की। हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई 2 लाख। तो जनाब मैंने 10,000 और 12,000 को एनालिसिस करके एक वेरिएबल कॉस्ट की फिगर डिटरमिन की 175 और एक फिक्स कॉस्ट की डिटरमिन की फिगर 2 लाख। हमने ख्याल रखना है कि ये जो फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड।
मंथली डाटा है तो ये मंथली फिक्स कॉस्ट है, सालाना डाटा है तो ये सालाना फिक्स कॉस्ट है। ख्याल रखना है ये डाटा सालाना है, पूरे साल का डाटा है। इसका मतलब हमने जो फिक्स कॉस्ट निकाली है एक साल की फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट है, लेकिन फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज लिंक्स टू अ पीरियड। ये साल की फिक्स कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, अब हमसे सवाल जो पूछा गया उसकी तरफ चलते हैं। सवाल है 16,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताओ। अब जरा तवज्जो कीजिए, मैंने जो वेरिएबल कॉस्ट निकाली है 175, क्या 16,000 यूनिट बनाएंगे तो भी ये 175 रहेगी? वेरिएबल कॉस्ट तो 9,500 पे बदल गई है, मैंने डाटा उठाया 10,012 पे, तो मतलब ये मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है ये वो चेंज के बाद है ना, इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं आनी। तो 16,000 यूनिट्स पे भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो 175 ही रहेगी। तो 175 इंटू 16,000 ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी कितनी जी? 2.8 मिलियन। अब बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। हमने जो फिक्स कॉस्ट निकाली है, क्या ये फिक्स कॉस्ट 16,000 यूनिट पे सेम रहेगी? आंसर इज नो। फिक्स कॉस्ट में तो 10% इजाफा आता है जब प्रोडक्शन 10% से बढ़ती है। तो हमारी टारगेट प्रोडक्शन 13,000 से ज़्यादा है, 13,000 से ज़्यादा है, तो हमारी फिक्स कॉस्ट 2 लाख में 10% इजाफा 2,20,000 होगी। तो लीजिए जनाब, यहाँ से बन गई 30,20,000। ये है टोटल कॉस्ट हमारी जब हम प्रोडक्शन करेंगे 16,000 यूनिट्स। ठीक है जी, तो 16,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट। हमने जो क्वेश्चन देखा था सीवीपी एनालिसिस का क्लास में अपनी, दैट नंबर वाज सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर वाज, जिसमें सिमिलर लेवल की टेक्निक अप्लाई थी। क्वेश्चन नंबर 17 जी, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 था जिसमें हमने एग्जैक्टली सेम लेवल हाइलो टेक्निक अप्लाई की थी। उसमें एग्जैक्टली सेम सिनेरियो था, वेरिएबल कॉस्ट भी बदल रही थी, फिक्स कॉस्ट भी बदल रही थी। हमने हाइलो टेक्निक अप्लाई की थी उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। इसी तरह हमने यकीनन कोई डिसीजन मेकिंग में भी सवाल किए होंगे। ये तो हमने रिसेंट क्लास में क्वेश्चन हुआ था, इसलिए इसका नंबर भी तकरीबन प्लेसमेंट याद आ रही थी, नंबर तो खैर मैंने देख के बताया जी। यानी क्वेश्चन हाइलो मेथड में, हाइलो मेथड में याद रखिएगा। मैं फिर एक क्वेश्चन, बच्चे का सवाल मुझे आया था जी हमें कैसे पता लगेगा मैं हाइलो अप्लाई करना है, तो मैं रिपीटेडली बता चुका हूं। जब भी दो डिफरेंट एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज यूनिट्स में मेजर की जाएं, वो एक्टिविटीज आवर्स में मेजर की जाएं, दो डिफरेंट एक्टिविटीज पे और उनकी कॉस्ट साथ दी जाएगी, इसका मतलब हाइलो मेथड की मदद से आपको फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करने की जरूरत है। कुछ कॉस्ट होंगी आपको बता दी जाएंगी कि भाई ये वेरिएबल है, कुछ कॉस्ट है आपको बता दी जाएंगी ये फिक्स्ड है, लेकिन कुछ कॉस्ट के ऊपर बारे में आपको दो एक्टिविटीज पे दो कॉस्ट दे दी जाएंगी। इट मींस इट इज अंडरस्टूड, इसको खुद अलग-अलग कर लो, इसमें कुछ वेरिएबल भी है कुछ फिक्स्ड भी है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के रेफरेंस से तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट बिहेवियर और यही हाइलो की ही हमारी डिस्कशन थी। तो हाइलो में जो ट्रिक था मैंने आपको शेयर कर लिया, उसकी जम्पशन के साथ आपको उस पर तवज्जो दिला दी। किसी बच्चे के जहन में हाइलो के मेथड से लिहाज से कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, हमारा जो चैप्टर 7 है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ये हमारे सिलेबस के अहम तरीन चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। ये हम शुरू में बात कर चुके हैं। इसमें से अक्सर हमें दो सवाल आते हैं। ये 4 अटेम्प्ट्स हैं जिनमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर से में दो सवाल आए हुए हैं, और मैंने चैप्टर की डिस्कशन के दौरान आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर के 2 हिस्से बन जाते हैं बड़ी आसानी के साथ। एक हिस्सा छोटा सा आखिरी है जिसमें प्रोबेबिलिटी है, और एक हिस्सा उससे पहले है काफ़ी ज़्यादा जो मेजर हिस्सा है जो प्रोबेबिलिटी के बगैर है। तो हमें जब 2 सवाल आ रहे हैं ना, तो इन 2 सवालों में एक सवाल आता है प्रोबेबिलिटी से पहले वाले हिस्से से, और एक सवाल आता है प्रोबेबिलिटी वाले हिस्से से। प्रोबेबिलिटी वाला जो एरिया है एग्जामिनर का एक फेवरेट एरिया बना हुआ है, क्योंकि उसमें बच्चों को अक्सर चैलेंज फील होता है, तो इसलिए एग्जामिनर उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। रीसेंट ट्रेंड में आप देख सकते हो, पिछली 6 अटेम्प्ट में से 4 दफ़ा एग्जामिनर ने वो प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्विंग क्वेश्चन हमें दिया है। बेसिक क्वेश्चन तो आ रहा है, हर अटेम्प्ट में ही आ रहा है। दिस वाज एन एक्सेप्शन, इसको हम भूल जाएं अगर, तो बेसिक क्वेश्चन तो हर दफ़ा ही आ रहा है, लेकिन पिछली 6 में से 4 दफ़ा एग्जामिनर ने प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन भी साथ अटैच करके हमें 2 क्वेश्चन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एरिया से दिए हुए हैं। तो हम थोड़े से प्रिंसिपल्स इनके रिकॉल करते हैं क्विकली, जो ट्रिक्स इनमें हमें टेस्ट की जाती हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, और फिर जिसमें आप जिस एरिया में आप लोगों को अगर दिक्कत होगी तो उसमें कोई मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी उस पर हम बात कर लेंगे।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया है जिसमें हमारा काम होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो इस चैप्टर में भी हम कॉस्ट को कंट्रोल करने के रेफरेंस से ही डिस्कशन कर रहे होते हैं, और कॉस्ट को कंट्रोल करने के रेफरेंस से आपने ध्यान में रखने हैं, हम यहां पे 99.9% वेरिएबल कॉस्ट को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट यूजुअली कंट्रोलेबल आपके लिए नॉर्मली इन द शॉर्ट रन नहीं होती। क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या है? फैक्ट्री का किराया। फिक्स कॉस्ट क्या है? फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन। तो फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, ये शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल आप नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है कि हम फैक्ट्री कहीं शिफ्ट कर लें, मशीनरी कोई मजीद को अच्छी ले लें, कोई सस्ती ले लें, कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले आए, उससे ये चीज़ें बदलेंगी। लेकिन शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट को नॉर्मली चेंज नहीं किया जा सकता। हमारी डिसीजन मेकिंग में मोस्टली जो बात हो रही होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रेफरेंस से बात करें, वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो हमने जब कहा हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर में डिस्कशन करनी है कॉस्ट को कंट्रोल करने के तरीके, तो कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट और इन्वेंट्री रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट। अब इन्वेंट्री रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं? एक परचेज कॉस्ट है, एक रीऑर्डर कॉस्ट है। इसमें याद रखने हैं, रीऑर्डर कॉस्ट से मुराद है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के खर्चे। और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के कौन से खर्चे? ओनली वेरिएबल। क्योंकि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में मैनेजर भी बैठा है जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है, दैट इज फिक्स्ड। वो बेशक परचेज की कॉस्ट है, बेशक ऑर्डरिंग में वो बंदा इन्वॉल्व है, लेकिन दैट इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट। ये याद रखना है आपने, ठीक है जी। हमारा जो कंट्रोल होता है वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर एक्सरसाइज होता है। हां, अगर कोई पूछे जी आप बताइए आपकी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के खर्चे कितने हैं, तो वो खर्चों की जब बात करेंगे उसमें शायद हम फिक्स भी शामिल कर लें। लेकिन जब कंट्रोल की बात की जा रही है, भाई आप इन खर्चों में से किस खर्चे को मिनिमाइज कर सकते हो, तो वो सिर्फ वेरिएबल है। हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होती है जी, और स्टॉक आउट कॉस्ट होती है। ये हमारी 4 कॉस्ट हैं इन्वेंट्री रिलेटेड, जिनको हमने मिनिमाइज करना सीखा है इस चैप्टर में। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना, और उसके लिए हमने सीखा था ईओक्यू का फार्मूला। हमने कहा थी अगर हम ईओक्यू के फार्मूला को फॉलो करें, ईओक्यू का फार्मूला हम यूज करते हैं किस लिए? ऑर्डर साइज या रीऑर्डर साइज डिटरमिन करने के लिए। अगर हम ईओक्यू के फार्मूला की मदद से ऑर्डर साइज निकालेंगे तो दिस विल इंश्योर के सालाना बेसिस पे हमारी एनुअल ऑर्डरिंग एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज मिनिमाइज। और वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वेरिएबल। ईओक्यू से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हिलती है, फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम कंट्रोल नहीं करते, ठीक है जी। हम ऑर्डर साइज ऊपर नीचे करेंगे तो हमारी एनुअल ऑर्डरिंग एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट जो वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं वो बदलते हैं। तो ये जनाब बेसिक हमारा फार्मूला है, जिसमें सीओ वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर है, सीएच हमारी वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट 1 यूनिट फॉर 1 ईयर है, और डी हमारी एनुअल डिमांड है। यहां पे एक कैच जो एग्जामिनर डालता है वो डी पे कंफ्यूज करता है बच्चों को। डी के बारे में आपने ख्याल रखना होता है, एनुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर। एग्जामिनर यहां पे आपको कंफ्यूज करता है, आपको सेल्स डिमांड कि जी हमारी सालाना डिमांड इतने यूनिट्स है, वो सेल्स की डिमांड लिख देता है, और हमारे अक्सर बच्चे डिमांड के चक्कर में सेल्स की डिमांड उठा के ईओक्यू लगाते हैं। तो ख्याल रखना है ईओक्यू ऑर्डर साइज टू सप्लायर, जो हमने सप्लायर को ऑर्डर देना उसकी बात हो रही है। तो यहां पे जो क्वांटिटी ली जाती है इसमें वो क्वांटिटी ली जाती है हमने सप्लायर से बाय करनी है। हमने फिनिश गुड की डिमांड नहीं लेनी, हमने उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर से कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, साल में कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, वो यहां पे ली जाती है सप्लायर से। और ये एक ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का देना है वो निकालना चाह रहे हैं। सप्लायर से साल में कितना खरीदना है और सप्लायर को एक ऑर्डर कितने यूनिट्स का प्लेस करना है, यह है ईओक्यू की कैलकुलेशन। और ईओक्यू के रेफरेंस से एक प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए, जो कंपनी ईओक्यू फॉलो करती है उसकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है। बट याद रखिएगा अगेन ये हम वेरिएबल पार्ट की बात कर रहे हैं भाई, फिक्स पार्ट इसमें शामिल नहीं है। ये डिस्कशन सारी वेरिएबल के रेफरेंस से है। और हमें यह भी याद होना चाहिए यह कंडीशन होल्ड नहीं करेगी बेशक आप ईओक्यू फॉलो करो, कब? जब आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो। ये कंडीशन ईओक्यू फॉलो कर रहे हो, नॉर्मली ये कंडीशन मेंटेन करती है, लेकिन ये कंडीशन मेंटेन नहीं करेगी ईओक्यू के बावजूद जब कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रही है।
मैंने आपको शायद डिस्कशन में बताया हुआ है कि ये प्रिंसिपल एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट ही ये प्रिंसिपल रख देता है। हमें एक दो सवाल हमें मादी में ऐसे नजर आते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ही ये प्रिंसिपल है कि आपको सवाल शुरू ही यहां से करना है। क्वेश्चन में आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट गिवन, एक साइड गिवन है दूसरी ही नहीं है, तो आपको अज्यूम करना पड़ता है भी कंपनी ईओक्यू फॉलो कर रही है तो जितनी ऑर्डरिंग है उतनी ही होल्डिंग होगी। वहां से फिर आप सीएच या सीओ का डाटा लेके आगे सवाल को लेके चल पाते हो। तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है। हमारे कुछ सवालों की चाबी ही ये प्रिंसिपल होता है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी हमें याद रखनी है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के रेफरेंस से हमने कैलकुलेशन बेसिक से सीखी हुई है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसको हम एब्रीविएट सीओ से कर रहे थे, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कई सवालों में हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज। इसी तरह एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमारी होती है एवरेज इन्वेंट्री इनटू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। और एवरेज इन्वेंट्री कहां से आती है? ऑर्डर साइज बाय 2, ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री है। और हमने इसको हम सीएच से नॉर्मली इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर में डिनोट करते हैं। सीएच हमारी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है और सीओ हमारी होल्डिंग कॉस्ट पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, और ओनली वेरिएबल। ये वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं। फिक्स कॉस्ट का नंबर ऑफ ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, फिक्स कॉस्ट का एवरेज इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल गोदाम का किराया है वो माहाना है, मैनेजर की सैलरी है वो माहाना है, सो उसका कोई ताल्लुक पर यूनिट से नहीं है। हम वो कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हमने पहली चीज सीखी थी, 4 कॉस्ट में से 2 कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम अगर ईओक्यू को फॉलो कर लें तो हमारी ये 2 जो सालाना कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इन 2 का सम मिनिमम रहेगा। ये हमने पहली चीज सीखी थी 2 कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। फिर बात तीसरी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आई थी, परचेज कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, हम सप्लायर से बल्क डिस्काउंट निगोशिएट कर सकते हैं तो हमारी परचेज कॉस्ट वहां से कम हो जाएगी। लेकिन बल्क डिस्काउंट की निगोशिएशन में जब हम जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, भाई एक हमने ऑर्डर क्वांटिटी निकाला था ईओक्यू से, वो 5000 यूनिट्स था। हम बल्क डिस्काउंट लेने के तो सप्लायर ने कहा ठीक है जी 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर करो, तो हम आपको परचेज में डिस्काउंट दे देते हैं। अब इशू क्या आ गया, 2 कॉस्ट को कम करने हैं तो ये ऑर्डर साइज फॉलो करो, तीसरी की तरफ जाओगे तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। तो लेकिन जब आप इस ऑर्डर पे जाओगे तो आपकी ऑर्डरिंग और होल्डिंग तो मिनिमम नहीं रहेंगी ना। फिर अब हमारे पे मसला पड़ गया, भाई हम इसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें। इसको फॉलो करेंगे तो ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग मिनिमम है, इसको फॉलो करेंगे तो परचेज मिनिमम है। और आंसर क्या है? भाई हमें किसी एक कॉस्ट को तो मिनिमम नहीं ना करना, हमने तो सारी कॉस्ट को कलेक्टिवली मिनिमाइज करना है। तो यहां पे 3 कॉस्ट इन्वॉल्व अब हो गई हैं, ऑर्डरिंग, होल्डिंग एंड परचेज। तो हम हर ऑर्डर साइज अवेलेबल के लिए इन तो तीनों कॉस्ट का सालाना सम देख लेते हैं। एनुअल परचेज कॉस्ट क्या है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या है, प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। इस ऑर्डर के लिए, ईओक्यू के लिए और बल्क ऑर्डर के लिए, हर अवेलेबल ऑप्शन के लिए तीनों कॉस्ट का सालाना सम क्या है, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे। जिस ऑप्शन पे तीनों का सम मिनिमम है वो हमारा बेस्ट ऑर्डर साइज बनेगा। फिर वो हमारा ईओक्यू नहीं कहलाएगा, फिर वो हमारा बेस्ट ऑर्डर साइज कहलाएगा, ऑप्टिमल ऑर्डर साइज कहलाएगा। अगर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, अगर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है तो बेस्ट ऑर्डर साइज, लेकिन अगर डिस्काउंट आ जाए तो फिर इन दोनों में से जिस पे 3 कॉस्ट का सम मिनिमम है वो हमारा बेस्ट ऑर्डर साइज या ऑप्टिमल ऑर्डर साइज कहलाता है। ये डिस्कशन हमने यहां पे की थी और इसी के रेफरेंस से एक पॉइंट जो आया था वो ये था जनाब कि अक्सर क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट से जब डील कर रहे हैं तो हमें होल्डिंग कॉस्ट को एग्जामिनर परचेज कॉस्ट से लिंक कर देता है। ये लिंक एग्जामिनर 2 तरह से क्रिएट करता है। एक, वो कहता है जी होल्डिंग कॉस्ट इज X% ऑफ परचेज प्राइस। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी होल्डिंग कॉस्ट इज 2% ऑफ परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस अगर ₹150 है तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट बनेगी ₹3 पर यूनिट पर ईयर। ये हमारी CH यहां से ऐसे निकल आती है। एग्जामिनर हमें कहेगा कि भाई आपकी होल्डिंग कॉस्ट 2% ऑफ परचेज प्राइस है। तो भाई 2% परचेज प्राइस 150 है, तो हम जनाब हमारी होल्डिंग कॉस्ट CH है। लेकिन यहां पे जो क्या चाहता है कि एग्जामिनर कहता है आपको 5% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर ऑर्डर साइज बढ़ा लो।
तो भाई जब ऑर्डर साइज बढ़ाओगे तो फिर 5% डिस्काउंट के बाद प्राइस जो आपकी हो जाएगी वो 150 का 95% हो जाएगी, और जब प्राइस कम हो जाएगी तो आपका CH भी रिवाइज हो जाता है। अब नई प्राइस का 2% होगा, तो जब हम कितना जी 2.85 पर यूनिट पर ईयर। अब यहां पे जो कैच, ये एग्जामिनर अक्सर जगह ये चीज टेस्ट करता है कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट को वो परचेज प्राइस से लिंक कर देता है और फिर कहता है बताइए आपको डिस्काउंट लेना या नहीं लेना। तो जब डिस्काउंट लेना या नहीं लेना उसके लिए हमें एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? एवरेज इन्वेंट्री इनटू CH। और CH अब डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो 2.85 पर यूनिट है, और डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो 3 पर यूनिट है। ये हमने ख्याल रखना है कि जब डिस्काउंट आ जाए और होल्डिंग कॉस्ट लिंक हुई हुई है परचेज प्राइस के साथ, तो होल्डिंग कॉस्ट हर ऑप्शन के लिए, CH जो है हर ऑप्शन के लिए अलहदा अलहदा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारा CH कुड बी 2.85 और इट कुड बी 3। डिस्काउंट है या नहीं उस पर डिपेंड करेगा हमारा CH, जो कि हम यूज करते हैं इस फार्मूला में। ये जो CH यहां पे यूज होते हैं ये फर्क होगा ऑप्शन के हिसाब से। ये जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट में जो CH है ये बदल जाएगा, कहीं पे ये 2.85 होगा जैसे हमने कैलकुलेट किया, और दूसरी ऑप्शन में ये 3 होगा। हमें देखना पड़ेगा, इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें होल्डिंग कॉस्ट के 2 हिस्से भी करके दे दिए जाते हैं। हमें कहा जाता है जी हमारी होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड्स ₹X पर यूनिट पर ईयर फॉर स्टोरेज एंड कंपनी पेज Y% इंटरेस्ट ऑन इट्स फाइनेंस। अब स्टोरेज कॉस्ट जो है वो हमारी होल्डिंग कॉस्ट का हिस्सा है, इट इज नॉट द टोटल होल्डिंग कॉस्ट। अगर आपको होल्डिंग कॉस्ट के कंपोनेंट्स याद हो, उसमें हमने पढ़ा हुआ है, उसमें गोडाउन रेंट भी आ जाता है, उसमें स्टोरेज कॉस्ट भी आ जाती है, उसमें फाइनेंस कॉस्ट भी आ जाती है, उसमें ऑब्सोलिसेंस भी आती है, उसमें इंश्योरेंस भी आती है। देयर आर मैनी कंपोनेंट्स अवेलेबल। तो एग्जामिनर हमें अक्सर 2 कंपोनेंट्स होल्डिंग कॉस्ट के दे देता है। एक तरफ कह देता है भाई ये तो रुपीस पर यूनिट है, लेकिन दूसरी बात कहता है भी परसेंटेज इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो परसेंटेज इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम हमें कहा जाता है कि हम ₹2 पर यूनिट है स्टोरेज का, और फाइनेंस कॉस्ट है 10%। तो 10% फाइनेंस कॉस्ट है, और अगर एक यूनिट 150 रुपए का है, बल्कि हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, एक यूनिट से 50 रुपए का यूनिट है से, तो हमारी यहां से फाइनेंस कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर कितना है? 5 रुपए। तो हमारी टोटल CH जो बन जाएगी 2 + 5 ये बन जाएगी 7। और अगेन यहां पे डिस्काउंट आ जाए अगर 5% का, तो 50 का 95% इंटू 10%, ये कितनी बन जाएगी? 4.75। तो इस केस में 2 + 4.75 हमारी CH बन जाएगी 6.75। तो अगर डिस्काउंट आ जाएगा, अब यहां पे देखिए हमारी जो है ना रुपीस पर यूनिट, इसका कोई ताल्लुक परचेज प्राइस से नहीं, ये फिक्स है। डिस्काउंट है या नहीं, ₹2 पर यूनिट ही है। ये स्टोरेज कॉस्ट ₹2 पर यूनिट है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट का ताल्लुक अमाउंट बोरोड से होती है, और फाइनेंस कॉस्ट का ताल्लुक अमाउंट बोरोड से। एक यूनिट जब 50 का खरीद रहे हो तो 50 पे इंटरेस्ट पे करोगे, और एक यूनिट जब डिस्काउंट के बाद ले रहे हो तो डिस्काउंटेड वैल्यू पे इंटरेस्ट पे करोगे। सो इंटरेस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है। सो स्टोरेज कॉस्ट प्लस फाइनेंस कॉस्ट ये आपकी CH बनती है। स्टोरेज कॉस्ट प्लस फाइनेंस कॉस्ट ये आपकी CH बनती है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस एज होल्डिंग कॉस्ट दी जाए या फाइनेंस कॉस्ट दी जाए, दोनों सूरतों में डिस्काउंट आने से आपकी CH बदल जाएगी। यहां पे टोटल CH बदलता है, और इधर CH का जो सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट का कंपोनेंट है वो बदलता है। ये नहीं बदला क्योंकि ये तो रुपीस पर यूनिट है, लेकिन ये परसेंटेज है। परसेंटेज जब भी आएगी होल्डिंग कॉस्ट में CH बदल जाएगी विद डिस्काउंट। जी बेटा, अगर गोडाउन रेट पर यूनिट होगा, वेरिएबल है तो ऐड होगा, फिक्स है तो यहां पे ऐड नहीं होता। CH हमारा वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट होती है। जी अगर वो पर मंथ है तो वो फिक्स्ड है। अगर उसकी सैलरी पर यूनिट कैप्ट इन द स्टोर है
तो वो वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट है बाय डेफिनेशन है क्या कि भाई जिसका ताल्लुक यूनिट से है, कि स्टोर में कम यूनिट है तनख्वाह कम, स्टोर में ज्यादा यूनिट है तनख्वाह ज्यादा। मैं रेंट को फिक्स नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा भाई जो भी कॉस्ट फिक्स्ड है, क्योंकि रेंट फिक्स भी हो सकता है 1 लाख महीना, रेंट वेरिएबल भी हो सकता है 1 रुपया पर यूनिट। तो अगर 1 रुपया पर यूनिट है तो ये वेरिएबल है, और 1 लाख रुपया पर मंथ है तो फिक्स है। जहां पे कॉस्ट का ताल्लुक यूनिट से जुड़ गया वो वेरिएबल हो गया। अच्छा, यहां पे ये देखने कॉस्ट का ताल्लुक यूनिट से जुड़ा हो। मुझसे अक्सर बच्चे सवाल, बल्कि कल परसों किसी बच्चे ने पूछा हुआ था कि जी किराया 1 लाख है तो यूनिट उसमें 50,000 पड़े, तो लाख को 50,000 से डिवाइड करके पर यूनिट निकल तो आती है स्टोरेज कॉस्ट। ये तो फिर वेरिएबल होगी ना, पर यूनिट होगी ना कॉस्ट, होगी कि नहीं होगी? नहीं हुई, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वो है जो यूनिट कम या ज्यादा होने से जेब पे बोझ बदल जाए, खर्चा जेब में कम या ज्यादा जाना शुरू हो जाए। तो भाई आपके यूनिट कम है या ज्यादा है, किराया तो लाख रुपए महीना ही रहेगा ना भाई, फिर वेरिएबल कहां से हुई? ये तो वो जो हम कहते हैं ना एब्जॉर्प्शन रेट हमने निकालते हैं कि फिक्स कॉस्ट को एक्टिविटी से डिवाइड करके अंदाजन पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, ये अंदाजा होता है, एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट ये नहीं होती, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट ये नहीं होती। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? हमने ईओक्यू को रिवाइज किया और उसकी जो की कॉन्सेप्ट है उसके रेफरेंस को डिस्कस किया। फिर हमने परचेज कॉस्ट के रेफरेंस से बात की बल्क डिस्काउंट में, और उसमें जो एग्जामिनेबल हमें पॉइंट अक्सर आता है उस पर बात की हमने। और आखिरी जो आता है पहले चैप्टर के पहले हिस्से में आखिरी जो कंपोनेंट आता है दैट इज स्टॉक आउट कॉस्ट को मिनिमाइज करना, चौथी कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमने जो टूल सीखा हुआ है इट इज टू सेट रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब हमें नया ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, तो उसके लिए हमने कहा है रीऑर्डर लेवल होते हैं डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। दिस इज अ वे टू अवॉइड स्टॉक आउट। आप रीऑर्डर लेवल सेट कर दो कि भाई टाइमली ऑर्डर प्लेस कर दो, ताकि नया माल आपका आने से पहले आपका स्टॉक खत्म ना हो। ऑर्डर इस तरह प्लेस करो कि नया ऑर्डर डिलीवर होने से पहले स्टॉक खत्म ना हो, तो हम स्टॉक आउट से बच जाएंगे, और जब स्टॉक आउट से बच जाएंगे तो स्टॉक आउट कॉस्ट से बच जाएंगे। और रीऑर्डर लेवल क्या है? इट इज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। लीड टाइम डेज में है से 5 दिन, तो 5 दिन की डिमांड कितनी है वो आपका रीऑर्डर लेवल होना चाहिए। आपका रीऑर्डर लीड टाइम वीक्स में है से 2 वीक्स, तो 2 वीक्स में जितनी यूजेज है उस पर आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है। आपकी यूजेज है से 100 डे और लीड टाइम है से 10 डेज, तो आपका रीऑर्डर लेवल होना चाहिए 1000 यूनिट्स का। मतलब जब आपके पास 1000 यूनिट्स रह जाएं आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। आपकी यूजेज है 500 पर वीक और आपका लीड टाइम है 2 वीक्स, तो आपका रीऑर्डर लेवल यहां से भी 1000 यूनिट्स ही आता है। जब आपके पास 1000 यूनिट्स रह जाएं यू शुड प्लेस द न्यू ऑर्डर। रीऑर्डर लेवल से मुराद हमारे पास स्टॉक में कितने यूनिट्स हो तो हमें नया ऑर्डर करना चाहिए। ईओक्यू इज रीऑर्डर साइज, हमें कितने यूनिट्स का ऑर्डर करना है, और यह है कब ऑर्डर करना है। इतने यूनिट्स रह जाएं तब ऑर्डर प्लेस कर देना है। कितने यूनिट्स का ऑर्डर करना है दैट इज ईओक्यू से हम मेजर कर रहे थे। अच्छा, इसी के रेफरेंस से फिर हमने एक और कैलकुलेशन देखी थी कि भाई अगर हमारी लीड टाइम या यूजेज में अनसर्टेनिटी हो, वेरिएशन हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका हमने असूल पढ़ा था। इस सूरत में हम मैक्सिमम डिमांड उठाएंगे और मैक्सिमम लीड टाइम उठाएंगे। हमें यूजेज का डाटा, यूजेज पर डे में हमें डाटा में वेरिएशन दी गई है, 100 भी है, 120 भी है, 150 भी है। इसी तरह हमें लीड टाइम में वेरिएशन दी गई है, 10 दिन भी है, 12 दिन भी है, 15 दिन भी है। तो हमें यहां पे जो गाइडलाइन क्या मिल रही है, मैक्सिमम 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 डिमांड मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम लीड टाइम। दिस शुड गिव अस रीऑर्डर लेवल 150 × 15 कितना जी, 2250 यूनिट्स। ये हमारा रीऑर्डर लेवल होना चाहिए। ये हमारे पास मिनिमम वैल्यूज गिवन है, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज गिवन है। तो इसके हिसाब से हमारी गाइडलाइन है कि जब हमारी वैल्यूज में वेरिएशन है तो हमें यूजेज में भी मैक्सिमम वैल्यू उठानी है और लीड टाइम में भी मैक्सिमम वैल्यू उठानी है।
और इन दो मैक्सिमम वैल्यूज को लेके हमें रीऑर्डर लेवल सर्टेन करने हैं। मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, दिस शुड गिव अस द रीऑर्डर लेवल। दिस रीऑर्डर लेवल विल इंश्योर दैट वी विल नेवर गेट स्टॉक आउट, क्योंकि हम यहां पे स्टॉक आउट कॉस्ट से बचने की बात कर रहे हैं। सो उसके लिए हम वो रीऑर्डर लेवल ले रहे हैं जिसमें हम स्टॉक आउट कभी ना हो। और जब हम इस रीऑर्डर लेवल पर जाते हैं तो यू शुड रिकॉल, इसके साथ ही सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट सवाल में इन्वॉल्व हो जाता है। सेफ्टी स्टॉक की कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है, और सेफ्टी स्टॉक की कैलकुलेशन होती है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। इस केस में इसी डाटा को लेके देखें तो 2250 रीऑर्डर लेवल है माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम 1050 इज आवर सेफ्टी स्टॉक। हमने रूटीन में हम 1200 यूनिट से रूटीन में 1200 यूनिट से हम गुजार सकते थे अपना लीड टाइम, लेकिन हमने 1200 के बजाय 2250 यूनिट रख के ऑर्डर प्लेस किया। रूटीन में हम 1200 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल रखते तो हमारा गुजारा हो जाता, लेकिन हमें रिस्क थोड़ा रहता कि कहीं यूजेज ज्यादा ना हो जाए, कहीं लीड टाइम ज्यादा ना लग जाए। तो हम अगर 1200 पे, सॉरी 1200 इंटू 12, माई मिस्टेक जी, माई मिस्टेक, 12 इंटू 12 करना था ये हमने। तो ये कितना आया 810। तो ये जो बनता है ये 1440 बनता है। हमारा 1440 यूनिट से गुजारा होता था, लेकिन हमने 2250 यूनिट रखने प्रेफर किए, क्योंकि 1440 यूनिट्स में हमें रिस्क रहना था, यूजेज थोड़ी ज़्यादा होगी, लीड टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया तो हम स्टॉक आउट हो सकते हैं। तो हमने उस रिस्क को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जब हमने 2250 पे रीऑर्डर लेवल सेट किया। लेकिन ये रीऑर्डर लेवल रखने के लिए हमने ज़रूरत से 810 यूनिट ज़्यादा रखे हैं। ये एमरजेंसी स्टॉक है, जिसको हम सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, जिसको हम बफर स्टॉक भी कहते हैं। तो ये कैलकुलेशन भी हमें क्वेश्चन में इन्वॉल्व होती है। और सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक के आते ही हमारी एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला चेंज हो जाता है। हमारी एवरेज इन्वेंट्री फिर ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक से मेजर की जाती है। और याद रखिएगा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमारी क्या होती है, एवरेज इन्वेंट्री इनटू सीएच। एवरेज इन्वेंट्री जब सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो ऐसे आ रही है, और जब सेफ्टी स्टॉक है तो ऐसे आएगी। एवरेज इन्वेंट्री इनटू सीएच, ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री होती है। और अगर आपसे पूछे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक बताओ, तो वो क्या है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या है? सेफ्टी स्टॉक इनटू सीएच। ये आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक इनटू सीएच। और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है? तो भाई इन दोनों को सम करो फिर सीएच से मल्टीप्लाई करो। ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक सिर्फ इतनी कैलकुलेशन है, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा फैक्टर जो है वो आपको एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री देता है। अच्छा, हमारी कैलकुलेशन में फिर हमने 2-3 कैलकुलेशन कुछ और भी बेसिक सी सीखी हुई हैं। एक मैक्सिमम इन्वेंट्री का फार्मूला हमने सीखा हुआ है, विच इज रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इन मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ये जस्ट हैव टू मेमोराइज। एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत कोई सिग्निफिकेंट फार्मूला नहीं है, एक आध नंबर की कैलकुलेशन आ सकती है, और सिंपली मेमोराइजेशन है इस फार्मूले की। मिनिमम इन्वेंट्री, वी डोंट हैव टू लर्न एनी न्यू थिंग। मिनिमम इन्वेंट्री इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक, कोई नई बात यहाँ पे सीखने वाली है ही नहीं। मिनिमम इन्वेंट्री जो है आपकी सेफ्टी स्टॉक के बराबर होती है, और सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन लीड टाइम। ये हमारा स्टॉक आउट को मिनिमाइज, स्टॉक आउट कॉस्ट को जीरो करने के लिए, ये सारी डिस्कशन थी हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट को जीरो करने के लिए। हम स्टॉक आउट के चांस ही खत्म कर देते हैं, जब स्टॉक आउट ही नहीं होंगे तो स्टॉक आउट कॉस्ट भी नहीं होगी। ये सारी कहानी हमारी वो थी जी। एनी क्वेश्चन? ये हमारे चैप्टर का पहला हिस्सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, वो यहां पे कवर होता है। जी बेटा, जी बेटा क्या कह रहे हैं? अब मैं पास आई हूं इसलिए नहीं कि तू आहिस्ता बोल, तू ऊंचा ही बोल। वो सर अगर इन्वेस्टमेंट का, अगर हम दूसरी जगह वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसका जो लॉस होता है वो भी होल्डिंग कॉस्ट। बेटा आपको, आपके साथी का सवाल है, इन्वेंट्री, हम जो पैसा हमारे पास होता है जो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आ रहा है,
तो आपको होल्डिंग कॉस्ट में जो फाइनेंस कॉस्ट का कंपोनेंट है वो दो अंदाज में दिया जाता है। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी लिखा जा सकता है और एक सिर्फ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी लिखा जा सकता है। दोनों की ट्रीटमेंट सेम ही है। आपको एक रेट दिया जाएगा जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10% या कंपनी की बोरिंग कॉस्ट इज 10%। ट्रीटमेंट एक ही है, कोई फर्क नहीं है। आपने कॉस्ट पर यूनिट लेनी है, उस पर वो रेट अप्लाई करना है, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आ जाएगी। उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कहो या कॉस्ट ऑफ बोरिंग कहो, एक ही बात है। जी बेटा, बेटा कौन सी इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंस की बात करें? बेटा आप 1000 रुपया बैंक में डाल सकते थे, उस पर 10% के हिसाब से सालाना आपको 100 रुपये इनकम आनी थी। जब वो 1000 रुपया आपने सप्लायर को दे दिया तो 10% आपकी होल्डिंग कॉस्ट फाइनेंस आ गई। वो जो 100 रुपये इनकम आनी थी दैट विल बी लॉस्ट। लॉस ऑफ इनकम इज अ कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, आप लोन लेके 1000 रुपया सप्लायर को पे करोगे तो बैंक को 100 रुपया पे करना है इंटरेस्ट, और आपने डिपॉजिट अकाउंट से 1000 रुपया निकाल के सप्लायर को पे किया है तो आपने जो इनकम लेनी थी वो फोरगो कर दी। इनकम फोरगोन या फाइनेंस कॉस्ट, सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है दोनों में। जी दोनों ही कॉस्ट हैं आपके लिए। जी एनी अदर क्वेश्चन किसी बच्चे के ذहन में? जी बेटा, होल्डिंग कॉस्ट में और बेटा मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे जो भी कॉस्ट पर यूनिट दी जाएगी, अगर मुझे बताया कि आप सॉल्यूशंस कॉस्ट इज ऑन एवरेज 1 रुपया पर यूनिट पर एनम, वेरिएबल है। अगर मुझे बताया कि आप सॉल्यूशंस कॉस्ट इज सालाना 50,000, फिक्स्ड। जो मुझे कॉस्ट पर यूनिट पर एनम टर्म में दी गई होल्डिंग की, वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। जो मुझे पर एनम दी गई वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। अच्छा जी, हमारा प्रोबेबिलिटीज का एक सेक्शन जिससे हमें एक मस्त सवाल आता है जो कि हमारा जनरली एक चैलेंजिंग एरिया समझा जाता है। हमने इससे पहले बात की थी स्टॉक आउट कॉस्ट को जीरो कर दो, स्टॉक आउट कॉस्ट को जीरो कर दो, सॉरी स्टॉक आउट को जीरो कर दो। स्टॉक आउट को जीरो करते हो तो स्टॉक आउट कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी। लेकिन हमने वहां पे चीज जो डिस्कशन में सीखी हुई है कि जब आप स्टॉक आउट कॉस्ट को जीरो करने जाते हो तो उसके लिए आपको सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है, और सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक आपकी एडिशनल इनकर होती है। तो वहां पे क्वेश्चन आता है भी हमें होल्डिंग कॉस्ट इनकर करके स्टॉक आउट कॉस्ट को बचाना क्या यह फायदेमंद है या नहीं है? तो उसके लिए फिर अगर हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो हमारी कैलकुलेशन का अंदाज बदल जाता है। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल है तो हम ऑप्शंस क्रिएट करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ रीऑर्डर लेवल। और अगर आपको याद हो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि हम यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटीज को इस्तेमाल करते हैं। एवरेज यूजेज या एवरेज लीड टाइम, हमें प्रोबेबिलिटी दी जाएगी क्वेश्चन में या वेरिंग यूजेज के ऊपर या वेरिंग लीड टाइम के ऊपर। हमें दोनों अंदाज में क्वेश्चंस माजी में आए हुए हैं कि यूजेज ऊपर नीचे हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हाई लो की, और लीड टाइम फिक्स रखा जाता है। और दूसरा केस हमें ऐसा भी आया हुआ है कि लीड टाइम ऊंच नीचे हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, और यूजेज को फिक्स रखा जाता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं दी जाएगी। ठीक है, कि यूजेज में ऊंच नीच उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस लीड टाइम में ऊंच नीच उसकी प्रोबेबिलिटी, तो दोनों वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी हमारे स्कोप से बाहर है। हमें किसी एक वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी दी जाएगी। माजी में हमें जो सवाल आए हैं, कभी यूजेज की प्रोबेबिलिटी लीड टाइम फिक्स और कभी लीड टाइम की प्रोबेबिलिटी यूजेज फिक्स। हर दो सूरतों में सवाल करने का तरीका एक ही है, सवाल करने का तरीका हमारा नहीं बदलेगा। हमें जिस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी दी जाती है उस वेरिएबल की हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अगर यूजेज की प्रोबेबिलिटी है तो एवरेज यूजेज निकलेगी, अगर लीड टाइम की प्रोबेबिलिटी है तो एवरेज लीड टाइम निकलेगा। दूसरी वैल्यू तो पहले फिक्स है, तो इस वेरिंग वैल्यू की हम एवरेज निकाल लेते हैं ताकि दोनों फिक्स हो जाए। और ये एवरेज कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट से। एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप हर वैल्यू को उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और देन उसका सम ले लो, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाती है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमें असेस करना है हमारी एक्सपेक्टेड यूजेज
ड्यूरिंग लीड टाइम। अब लीड टाइम भी एवरेज लेना है और ये भी यूजेज भी एवरेज लेनी है। हमने एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेट्स अज्यूम वो आई 200 यूनिट्स। हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमारा यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम अगर एवरेज 200 यूनिट्स आ रहा है तो हमारा रीऑर्डर लेवल 200 से कम नहीं हो सकता। हम नॉर्मली ऑप्शन जो जनरेट करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी एक तो रीऑर्डर लेवल ऑप्शन हो जाएगी इस लेवल पे, और प्लस अदर ऑप्शन होती हैं हायर वैल्यूज, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है मैं कहे कि हमारी डिमांड 250 भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है ड्यूरिंग लीड टाइम। हमारी एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 200 है, लेकिन एग्जामिनर में कह रहा है हमारी डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 250 भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है। इसका मतलब हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है कि हमें अपना रीऑर्डर लेवल 200 पर रखना है, 250 पर रखना है या 350 पर रखना है। हम एक हो सकता है हमें और भी लेवल्स दिए हों, हमें डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम में 100 का लेवल भी दिया हो, 180 का लेवल भी दिया हो, लेकिन हमने एवरेज डिमांड से नीचे के लेवल को अपनी कंसिडरेशन में नहीं लाना। हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट रीऑर्डर लेवल ऑप्शंस अवेलेबल, एक एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम और एक हायर वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन होंगी। इससे ज्यादा डिमांड की वैल्यू जो है उनको गिवन है, और हम अवेलेबल ऑप्शन के लिए कैलकुलेट क्या करते हैं, हर ऑप्शन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एनुअल कॉस्ट। कौन कौन सी? होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। इन दो कॉस्ट का सम करेंगे हर ऑप्शन के लिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, हर ऑप्शन के लिए ये दो कॉस्ट का सम करेंगे, और जिस ऑप्शन में इनका सम मिनिमम होगा वो ऑप्शन हम रिकमेंड करते हैं। 200 यूनिट्स का हम रीऑर्डर लेवल रखें तो होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या है, होल्डिंग एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है। 250 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखें, 250 यूनिट का रीऑर्डर लेवल रखें तो हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या है, स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है। 350 यूनिट का रीऑर्डर लेवल रखें तो दिस प्लस दिस क्या है, जिस ऑप्शन पे मिनिमम हो उसकी तरफ जाते हैं। और ये दो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, ये फार्मूलाज यू मस्ट रिमेंबर। होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक तो आसान है, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक तो सिंपल है जी, सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर CH, ये तो आसान है हमारे पास। और एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए यू मस्ट रिकॉल देयर आर 4 वेरिएबल्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, आसान कैलकुलेशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, इसमें जनरली बच्चों को चैलेंज आता है। यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट, इसमें भी कुछ बच्चों को चैलेंज आ जाता है, प्रोबेबिलिटी में मसला होता है तो इसमें भी हो जाता है। और आखिरी स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट है। ये दो फिगर्स इजी टू डिटरमिन है और ये दो फिगर्स में बच्चों को थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है। तो इसके रेफरेंस से मैं अगर एक ब्रीफ सा डाटा लेकर आपको क्विकली इसको मैं क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा हम उठा लेते हैं, चलें हम इधर से डाटा किसी एग्जांपल का ओरिजिनल एक्चुअली ले लेते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाके हम किसी इलस्ट्रेशन का एक्चुअल डाटा पिक कर लेते हैं और वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं ताकि किसी बच्चे के जहन में अगर एम्बिग्विटी है तो वो क्लियर हो जाए। जी, ये हमारे पास एक डाटा आ गया। ये इलस्ट्रेशन 17 हमारी किताब में होती थी, मैं इसका डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम असर्टेन की थी, दैट वाज 150। तो हमारे पास उस हिसाब से हाई डिमांड की ऑप्शन 188 थी। तो हमने कहा जी दो ऑप्शन बन गई हैं, एक 150 और एक 188। ये दो ऑप्शन हैं, इन पे हमने होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक और स्टॉक आउट, ये दो कॉस्ट हमने मेजर करनी है। एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक एंड स्टॉक आउट कॉस्ट, ये हमने मेजर करनी है और इसके रेफरेंस से हम डिस्कशन करने जा रहे थे स्टॉक आउट कॉस्ट पे। अब स्टॉक आउट कॉस्ट में हम डिस्कस करते हैं जब हम 150 के लिए स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हमने डिस्कस करनी है दो वैल्यूज के। जब हम 150 का रीऑर्डर लेवल है तो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट क्या है। अगर हमने अपना रीऑर्डर लेवल 150 पे रखा, ये हमारी डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है। मेरी डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 150 से कम भी हो सकती है, 150 से ज्यादा भी हो सकती है। अगर मेरा रीऑर्डर लेवल 150 पे है तो ड्यूरिंग लीड टाइम, जो अगला लीड टाइम आ रहा है ऑर्डर देने के बाद,
उसमें मैं स्टॉक आउट किस सूरत में होऊंगा, इस सूरत में या इस सूरत में? जब डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम रीऑर्डर लेवल से ज्यादा होगी। इसका मतलब जब मेरा रीऑर्डर लेवल 150 है तो स्टॉक आउट होने की सिर्फ एक सिचुएशन, और वो सिचुएशन क्या है? डिमांड 188 पे चली जाए। तो स्टॉक आउट होने की सिचुएशन सिर्फ 188 पे डिमांड जाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो जनाब 150 यूनिट्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट इज 40%। और कितने यूनिट? 38, क्योंकि डिमांड मेरे पास 150 यूनिट पड़े हैं, डिमांड 188 की हो जाएगी तो 38 यूनिट में बेच नहीं पाऊंगा। तो 38 यूनिट से हम स्टॉक आउट होंगे। मैं बात कर रहा हूं 150 के रेफरेंस से, मैं डिस्कशन कर रहा हूं इसके रेफरेंस से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट 40% है और यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट 38 यूनिट्स हैं। और जब मेरा रीऑर्डर लेवल 188 है तो क्या मेरी डिमांड 188 से ज्यादा होती है? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट 0 है, हम स्टॉक आउट होंगे ही नहीं। अच्छा, अगर मेरा रीऑर्डर लेवल 110 पे है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट 30% चांस है कि मैं 40 यूनिट से स्टॉक आउट होऊंगा और 40% चांस है कि मैं 78 यूनिट से स्टॉक आउट होगा। 2 दफा स्टॉक आउट होंगे हम, ठीक है जी। तो जब एक से ज्यादा दफा स्टॉक आउट होंगे तो स्टॉक आउट कैलकुलेशन 2 दफा में करनी पड़ेगी। इस सूरत में दोनों की स्टॉक आउट कैलकुलेशन उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे लहदा कि भाई 40 यूनिट से स्टॉक आउट हो तो हमारी कॉस्ट कितनी बनती है, 78 यूनिट से स्टॉक आउट हो तो हमारी कॉस्ट कितनी बनती है। दोनों कॉस्ट को सम कर देंगे तो वो टोटल स्टॉक आउट बनेगी। इस केस में जब मेरा रीऑर्डर लेवल 110 पे है तो स्टॉक आउट के 2 केसेस हैं, दोनों केसेस की कॉस्ट अलग-अलग कैलकुलेट होगी। दोबारा सुन लो, मेरा रीऑर्डर लेवल 150 है, स्टॉक आउट का सिर्फ एक केस है, उसकी स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। मेरा रीऑर्डर लेवल 110 है, स्टॉक आउट के 2 केसेस हैं, दोनों की कॉस्ट अलग-अलग कैलकुलेट कर लो उसी सेम फार्मूला से और सम कर लेना, वो 110 की स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगी। ये एक की कैलकुलेशन है जिसमें हमारे बच्चों को जनरली चैलेंज आता है। 2 वैल्यूज मैंने आपको बताया था इस फार्मूला में जिस पे बच्चों को चैलेंज होता है। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट कैसे मेजर करते हैं और स्टॉक आउट यूनिट्स कैसे मेजर करते हैं। इन 2 वैल्यूज में चैलेंज होता है, तो ये मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की। कोई किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं तो पूछिए भाई। इंशाअल्लाह हम परसों मिलेंगे जिसमें हम लेबर और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो हमारे थर्सडे फ्राइडे के 2 लेक्चर हैं, लेबर और इन्वेंट्री वैल्यूएशन को इंशाअल्लाह उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।